प्रोसेसेस जो मोर एडेप्टिव इन नेचर, जिनकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे रॉबर्ट वेट्रिक ने सजेस्ट किया था कि ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फॉलो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जैसे इंक्लूडिंग these two mentioned earlier in this chapter. Number one, make sure your projects are driven by your strategy. जो आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हायर मैनेजमेंट ने बना रखी है स्ट्रेटजी, उसके मुताबिक चीजें चल रही हैं। बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ मच प्रोजेक्ट यू अंडरटेक फिट्स योर बिजनेस स्ट्रेटजी। जो प्रोजेक्ट आपने लिए हुए हैं या जो अंडरटेक किए हुए हैं, ये कितने बेहतर तरीके से आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी को फुलफिल करते हैं। एंड स्क्रीन आउट अनवांटेड प्रोजेक्ट एज सून एज पॉसिबल, जो आपके फायदा नहीं दे रहे, जहाँ पे लीकेज ज़्यादा है अमाउंट की रिसोर्सेज की, उनको जल्दी से जल्दी या तो ट्रंकेट किया जाए या फिर उनको बेहतर किया जाए। सेकंड पॉइंट, engage your stakeholders, ये बड़ा ज़रूरी है। ignoring stakeholder often lead to project failure. encourage teamwork and commitment at all times. सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर जरूरी है, चाहे वो विद इन टीम हो या आउटसाइड द टीम हो, हायर मैनेजमेंट हो या इन्वेस्टर्स हो। तो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो शो कर रही है लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर, इसकी डिटेल है। लेफ्ट साइड के ऊपर वो वाले पार्ट हैं जो एज अ प्रोजेक्ट पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं एक कंपनी के अंदर। ओवरऑल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैटेगरीज के अंदर आ सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट, आईटी डेवलपमेंट, जो रिसोर्सेज है मटेरियल की सूरत में, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। और जो आपको राइट साइड के ऊपर इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, ये बता रही है कि आपको इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी जो नीड्स होती हैं वो वेरी करती हैं, वैल्यू इनकी वेरी करती है विद पैसेज ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं विद इन अ पोर्टफोलियो, उनके अंदर कुछ कोर नेसेसिटीज होती हैं। कोर नेसेसिटीज जरूरी है रन करने के लिए बिजनेस को, जिनके बिना आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपने नए लोग हायर किए, एम्प्लॉय किए, तो उनके लिए रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, नए कंप्यूटर बाय करना, उनके लिए रिसोर्सेज अरेंज करना, इसके बिना आप जाहिर है कि उस प्रोजेक्ट को रन नहीं कर सकते। तो ये जो कोर वैल्यूज होती हैं, इनको आप इनके लिए जो कॉस्ट एलोकेट की जाती है वो नॉन डिस्क्रिशनरी होती है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसी भी नीड्स होती हैं जो कि वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो वैल्यू है उसकी, वो ग्रोथ उसकी करना चाह रहे हैं, ग्रो द बिजनेस, अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास डिस्क्रिशनरी कास्ट होती है कि जहाँ पे आप चाहें जितना चाहे इन्वेस्ट कर दें। कि अगर आपने कोई एक एलिमेंट या उसी एक विद इन रनिंग प्रोजेक्ट एक प्रोडक्ट को जो आपने इन्हेंस करना है, उसके प्रोजेक्ट को ग्रो करना है, तो वहाँ पे आप अपने नीड्स के मुताबिक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाज़ बात कुछ ऐसे होते हैं जो ऑल टुगेदर अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्शन लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेंचर्स बनाए जाते हैं, किसी दूसरे के साथ कोलैबोरेशंस की जाती हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरे के साथ वेंचर करते हैं। फॉर एग्जांपल, फूड पैंडा टाइप की एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने जॉइंट वेंचर्स किया हुआ है रेस्टोरेंट्स के साथ। तो इस तरह की अगर आप एप्लीकेशंस को अपनी इन्हांस कर रहे हैं और वेंचर्स कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने बिजनेस को, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे आप वैल्यू को इन्हांस करते हैं अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अप्रोच को बेहतर करने के लिए, वहाँ पे जो रिस्क लेवल है वो भी इंक्रीज करता है फ्रॉम कोर टू वेंचर इन्वेस्टमेंट। कोर के अंदर तो रिस्क आपके पास सबसे कम होता है, क्योंकि ये आपकी नीड है, हर सूरत आपने करना है। लेकिन आपने किस तरह से ग्रो करना है, जितना आप ग्रो करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इवन जो वेंचर है जहाँ पे आप दूसरी कंपनीज के साथ या दूसरे पार्टनर के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबली आपको ज़्यादा रिस्क है कि पॉसिबली वो कोलैप्स भी हो सकती है सिचुएशन। ये एक सैंपल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्क्रीन है जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन पोर्टफोलियो की शो की गई है कि आप मुख्तलिफ टूल्स के अंदर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। जैसा कि डिफरेंट यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं उसके,
जो फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल द कन्वर्जन है, लोकलाइजेशन है, ब्रांच मैनेजर है, आइडेंटिफाई वेबसाइट, ये डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। फिर आप इनकी करते हैं कि नेट वैल्यू क्या है, इनकी कॉस्ट अल्टीमेट कितनी आएगी, रिस्क फैक्टर कितना है, अगर हम इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, एटसेट्रा। तो आप ऑप्टिमाइज करते हैं प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी बेहतर हुई है। रोल क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का ओवरऑल? जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो वेरी करती है। वो डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस किस्म की इंडस्ट्री के अंदर डिप्लॉय है, किस किस्म की प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी स्किल जो है वो वेरी करती है। कुछ बेसिक्स जो हैं वो सेम रहती हैं, but most include responsibilities like planning, scheduling, coordinating and working with people to achieve. जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि ये तो वो बेसिक पार्ट्स हैं जो हर लेवल के ऊपर हर टाइम वो कर रहे होते हैं, ये करना होता है। प्लान करना होता है सबसे इनिशियली, शेड्यूल करना है अपनी चीज़ों को, और फिर उनकी जो शेड्यूलिंग है, जितने उसके टास्क बनाए हुए, मॉड्यूल बनाए हुए हैं, और जो टीम्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना उनकी मदद से, ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। Remember that 97% of successful projects were led by experienced project manager who can often help influence success factors. तो ये स्टडीज की गई हैं डिफरेंट, कहते हैं कि जो 97% सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं वो एक्सपीरियंस्ड प्रोजेक्ट मैनेजर के जेर साया ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हो पाएंगे। कुछ सजेस्टेड स्किल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कि उनके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी होना जरूरी है कि किस किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर वो काम करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन है। जनरल मैनेजमेंट नॉलेज एंड स्किल्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में भी और जनरली भी। सॉफ्ट स्किल्स और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, वैरायटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व है उसके अंदर, विद इन टीम, आउटसाइड द टीम, इन्वेस्ट कॉम्पिटिटर्स भी हैं, टीम लीड्स हैं, न्यू अटर्नीज हैं, आपके पास एक्सपीरियंस पीपल हैं। उन सारों के डिफरेंसेस को, क्लैशेस को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उसके सॉल्यूशन देना, ये बेसिक रिक्वायर्ड स्किल्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसके अंदर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज का पीपल स्किल्स के लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। फिर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लीड कर सके फ्रॉम द फ्रंट और उसको उसका एक अपना सर्टेन विजन हो। फिर थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लिसनिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जो अच्छा लिसनर है वो एक अच्छा मैनेजर हो सकता है, उसको सारे लोगों को सुनना है और अकॉर्डिंगली उसके लिए सोल्यूशन सजेस्ट करनी है। फिर इंटेग्रिटी बड़ी ज़रूरी है, अपनी भी, टीम की भी और ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए भी। एथिकल बिहेवियर बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका काम ही कम्युनिकेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है लोगों के दरमियान। और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है कि अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, शुरू से लेके आखिर तक उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया जाए। स्ट्रॉन्ग एट बिल्डिंग ट्रस्ट, उसके ये गिमिक्स आने चाहिए कि वो लोगों का ट्रस्ट जीत सके, हायर मैनेजमेंट का भी, लोअर का भी, जो उसका स्टाफ है उसका भी, और जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन पीपल इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट के अंदर उनका भी। वर्बल कम्युनिकेशन उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एट बिल्डिंग टीम्स, अल्टीमेटली लोगों ने काम करना है, अगर उसकी एक बैलेंस टीम है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकता है काम को टाइम के ऊपर। फिर जैसे बार बार हम बात कर रहे हैं कि लोगों के साथ ही ये सारी की सारी एक्टिविटी हो रही होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आना चाहिए। वो चाहे किसी भी लेवल के ऊपर हो कॉन्फ्लिक्ट, वो इन्वेस्टर्स की तरफ से हो
स्टेक होल्डर्स किसी भी किस्म के विद इन टीम हो, तो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना और कॉन्फ्लिक्ट की मैनेजमेंट करना इफेक्टिव वे में, ये उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अनदर सोल्यूशन, अगर कहीं पे कोई डेडलॉक अगर हो गया है, कोई प्रोक्योरमेंट की जा रही थी इंटरनेशनली, लोकली, तो किसी वजह से वहाँ पे कोई हर्डल आ गई है, टाइम पे नहीं हो रही, लोगों के आपस के कोई या कोई टेक्नोलॉजी मर्ज होगी नहीं, तो वो जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एलिमेंट है वो उसके अंदर होना जरूरी है कि वो उसके ऑल्टरनेटिव्स को पता हो या एफिशिएंटली वो अरेंज कर सके सारे रिसोर्सेज को, एंड देन अंडरस्टैंड और बैलेंस हिज प्रायोरिटीज कि अपने प्रोजेक्ट के हवाले से जो प्रायोरिटीज हैं उनको कैसे बैलेंस किया जाए। डिफरेंट स्किल नीडेड इन डिफरेंट सिचुएशंस, जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की सिचुएशन होगी, वो वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट का साइज और लेवल क्या है। लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट होगी और जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट हो सकती हैं, और जहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है वहाँ पे डिफरेंट काइंड की उसकी स्किल्स का इम्तिहान होगा, और जहाँ पे बिल्कुल ही एक नया प्रोजेक्ट है, नोवेल टेक्नोलॉजी है, एक नई फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसके लिए डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस होंगे। लार्ज प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर काम करेगा तो वहाँ पे उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो लीडरशिप है, कि उसने लोगों को लीड करना है और रेलेवेंट प्रायर एक्सपीरियंस उसका होना ज़रूरी है, उसको प्लानिंग करना आता हो, पीपल को मैनेज करना आता हो, वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, टीम बिल्डिंग के अंदर वो अच्छा हो। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे उसकी कॉम्पिटेंसी का होना ज़रूरी है। जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, तो वहाँ पे उसको रिस्क मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन लोगों की मीट करनी आनी चाहिए। वो इधर आओ ना। ज़ाहिर है कि अनसर्टेनिटी यूजुअली तब होती है जब ये वहाँ भी पे जो लेक्चर रिक्वायरमेंट्स चल हैं, रहा जो है उसका। एक्सपेक्टेशन है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती ये रिकॉर्डिंग हैं, चल या रही है। किसी वजह से कोई पॉलिटिकल या इसको एक्सटर्नल चलें कोई मेरे भी ख्याल ऐसा से फैक्टर हो जो यहाँ इम्पैक्ट पे कर वक्त रहा लिखा आता हो उस है, प्रोजेक्ट को, आएगा 10 उसको मिनट 5 एक्सपेक्टेशन मिनट वगैरह पे को, ख़त्म, रिस्क को बंद हो जाएगा मैनेज लेक्चर। करना आना चाहिए, एंड देन बंद हो अगेन जाएगा या ये खुदा लीडरशिप का उसके है। अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, और ये फिर ऐसे टाइप तो बंद हो लोगों जाएगा। के साथ उसकी डीलिंग और फिर ये प्लानिंग खुदा का स्किल्स उसकी बेहतर होनी चाहिए। यहाँ और पे ऐसे आएगा, ये प्रोजेक्ट दिखाया जो मैंने चीज़ें। बिल्कुल नोवेल ये हो, क्या किया? नए हो, एक नई चीज बन रही हो, वहां पे प्योरली उसकी लीडरशिप इम्पोर्टेंट ये है ना, है, एंड ये देन आईडी अगेन लिखी है, ये पासवर्ड लिखा है, वही जो उस दिन डालना है जूम के अंदर, इसके अंदर जाकर वही डालना है न्यू मीटिंग बोल के। ये जब वही अगर पीपल मीटिंग एंड हो गई स्किल्स, तो और सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट कि उसके पास विजन हो, वायरलेस उस का मुझे विजन को, डाले जाना चाहिए जिस ना। विजन के साथ वो एक नई चीज को क्यों? के ऊपर काम करवा रहा है, इतना करूँ कैसे उसने उन गोल्स को जब कैसे मुझे अचीव कर ही करना आना है, है। तो ये उसको पता होना ये नेट चाहिए। लगा रहेगा तो एंड इन्वर्टर भी अगेन चल अगर रहा वो है, एक बिल्कुल ठीक है। नई चीज है तो वहां पे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि वो लोगों को कन्विंस कर सके कि ये डूएबल है, अचीवेबल है, हम इसको कर लेंगे। इधर एंड देन एक्सपेक्टेशंस को डील करना आना चाहिए उसको, नहीं, और उसकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बहुत सारे लोगों ये की कौन करेगा काम अपने। उसके अंदर रिजर्वेशन हो सकती हैं, उन सारी चीजों मेरा खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि इफेक्टिव प्रोजेक्ट उधर नहीं मैनेजर जाना, टर्न प्रोवाइड सीधा। लीडरशिप बाय एग्जांपल। जैसे अक्सर क्रिकेट के अंदर भी आप सुनते हैं वो कि वो किधर टर्म्स लिखा हुआ इस्तेमाल है। करते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि जब कैप्टन अच्छी इनिंग खेल के जाता है या वो अच्छी विकेट्स लेता है तो वो एक अच्छा लीडर समझा जाता है। A leader focuses on long-term goals and big picture objectives while inspiring people to reach those goals. वो इंस्पिरेशनल विजनरी पर्सन होता है जो कि लोगों को रास्ता दिखाता है और उनको इस चीज़ के ऊपर कन्विंस करता है कि हम इसको अचीव कर लेंगे। और जो एक अच्छा मैनेजर है वो डील करता है डे टू डे डिटेल्स ऑफ मीटिंग स्पेसिफिक गोल्स। तो वो जो विजन एक लीडर के अंदर था जो उसको दिया गया है, उसको अचीव करने के लिए वो डे टू डे एक्टिविटीज की मदद से अपने मैक्सिमम कोशिश करके तो उसको अचीव करने की कोशिश करता है। तो लीडर और मैनेजर के अंदर यही फर्क है। रिक्वायरमेंट यही है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके अंदर ये दोनों रोल होने चाहिए, लीडर का भी और मैनेजर का भी। वो एक अच्छा विजनरी भी हो और जो उसका विजन है उसको अचीव भी कर सके। क्रेयर्स फॉर आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर 11 में एक सर्वे किया गया था, आईटी एग्जीक्यूटिव्स ने उसको रिस्पॉन्ड किया था। कहते हैं कि जो 9 हॉटेस्ट स्किल्स हैं उनके अंदर एक सेकंड के ऊपर उस वक्त में ये प्रोजेक्ट मैनेजर की थी।
फील्ड थी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाज सेकंड ओनली टू प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था उस सर्वे को, जो 9 हॉटेस्ट स्किल्स थी 2011 के अंदर, उनमें से जो टॉप पे रही है, जो आरपी है, वो प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से रहती है हमेशा। जो सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव जॉब रही है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, और फिर बाकी ये दूसरी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि किन किन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो इसके अंदर कहते हैं कि फ्यूचर रेफरेंस से भी काफ़ी अट्रैक्टिवनेस है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन जो है वो बड़ा रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़ी रैपिड पेस के साथ। इंटरनेशनली कंपनीज जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे आपका जो ब्रेन है वो लाई करता है पूरे प्रोजेक्ट का। अगर तो बेहतर तरीके से चीज़ें प्लान हैं, शेड्यूल्ड हैं और उनको कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट की जो सक्सेस रेशो है वो बहुत इन्हेंस हो जाती है कंपैरेटिवली जहाँ पे चीज़ों को एड हॉक बेस पे लेके चल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ओवर द इयर्स जो स्टैट्स हैं वो यही बताते हैं कि कंपनीज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और फोकस किया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर। इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ द फील्ड, द रोल ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटीज लाइक द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, पीएमआई जिसको हम कहते हैं, और इस तरह के दूसरे इंस्टीट्यूट्स, एंड द ग्रोथ इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि ये दोनों फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई है और काम भी हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत सारे बन गए हैं और इस फील्ड के अंदर भी बड़ी रैपिडली ग्रोथ आई है। ये चीज़ ज़्यादा हमें इस चीज़ को समझने में और इसकी इम्पोर्टेंस को समझने में मदद देती है। कहते हैं कि ये आज की सदी की इन्वेंशन नहीं है या 21वीं सदी की इन्वेंशन नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हिस्टोरिकली बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो किए गए हैं। तो यकीनन उनके अंदर भी कहीं न कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर्स का रोल रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो पिरामिड्स हैं इजिप्ट के, और इसी तरह से वो जो इसी तरह से मिलती-जुलती सिविलाइजेशंस थी जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़े-बड़े सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। इवन ये जो मोस्ट रिसेंट टाइम्स के अंदर ये जो ताजमहल है और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, कहते हैं कि हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल जो है वो रहा है। Some people argue that building the Egyptian pyramids was a project, as was building the Great Wall of China even. Most popular people consider the Manhattan Project to be the first project to use modern project management. Manhattan Project एटॉमिक वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था, उसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को कहते हैं कि ये मॉडर्न एग्जांपल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, जिसको तकरीबन सभी मॉडर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टूल्स एंड टेक्निक्स और उसकी थियरीज के को लेके चला गया और टाइमली उसको कंप्लीट किया गया। कहते हैं कि ये जो 3 साल का प्रोजेक्ट था तकरीबन $2 बिलियन के अंदर, $1946, प्रोजेक्ट हैड अ सेपरेट प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अ टेक्निकल मैनेजर, कि इसके लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट और टेक्निकल मैनेजर को अंडर इसको कंप्लीट किया गया है। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं इसको हम विजुअली भी डिफरेंटली व्यू करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो मॉडर्न डे की विजुअलाइजेशन है या जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, टेक्निक एंड टूल है उसके अंदर, जैसे ये गैंट चार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आप लिस्ट करते हैं अपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को लेफ्ट साइड के ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो मेजर एक्टिविटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, और इसके आगे उनकी जो टाइमलाइन है उसको बताया गया है कि वो कौन-कौन से माइलस्टोन कब स्टार्ट हो रहे हैं और कब एंड हो रहे हैं, और इवन इनकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो भी शो की जा रही हैं इसके अंदर। तो गैंट चार्ट एक टाइमलाइन है प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जिसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होके कब एंड होनी है और ये ओवरऑल प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा। इसके अलावा नेटवर्क डायग्राम है
ये भी एक सैंपल नेटवर्क डायग्राम है जो कि ये बताती है कि कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होनी है और किन एक्टिविटीज को किसके बाद स्टार्ट होना है। ये एक सीक्वेंस भी हमें बताती है, प्लस उसके साथ साथ ये उसका जो पैरेलल वर्किंग है उसको भी बताती है। आई गेस वो 1946 जो था ना, वो डॉलर्स नहीं था, वो 1946 जो है ना वो एरा है, टाइम है, जिस ईयर के अंदर इसको कंप्लीट किया गया है। शायद वो टाइपो है वहाँ पे डॉलर्स की जगह, ये तो गिलास उसको ले इग्नोर जाओ। कर। अच्छा, सैंपल, ठीक है, डाल दूंगा, चलो अब। तो ये जो टाइमलाइन है हमारी, ये बता रही है, टाइमलाइन हमारी ये बता रही है कि इसके अंदर सीक्वेंस में किस तरह से एक्टिविटीज ने एग्जीक्यूट होना है। और ये जो हमारा नेटवर्क डायग्राम है, ये इवन ये हमारा क्रिटिकल पाथ भी बताती है कि कितनी अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। तो इन चीज़ों को हमने आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिटेल में पढ़ना है, टाइम वाले चैप्टर्स के अंदर यही चीज़ें हमारी डिस्कशन होगी। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए बताया गया है कि बेसिकली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो कैसे डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उसको अकम्प्लिश किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसेस कहते हैं कि अब हर कंपनी के अंदर तकरीबन जो बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं, तो वहाँ पे डेडिकेटेड ऑफिसेस हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। In the hundreds, many companies began creating PMOs to help them handle the increasing number and complexity of projects. जो एक सर्वे किया गया था, जो टॉप 100 कंपनीज थी, कहते हैं कि उन सारों ने ही तकरीबन PMOs बनाए हुए हैं जो कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को और उनकी कम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वहाँ पे जो जितने भी उनके पैरेलल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो उनकी जो मैनेजमेंट टीयर है वहाँ पे बैठती है और वो वहाँ से डिसीजन कर रहे होते हैं। जो PMO है इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप responsible for coordinating the project management function throughout an organization, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको लेके और जितने भी पैरेलल प्रोग्राम चल रहे हैं उनको लेके जो कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर रिक्वायर्ड, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए PMO यूज होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। ग्रोथ इसके अंदर नोटिस की गई है, सर्वे किया गया है। कहते हैं कि तकरीबन 2011 के अंदर जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ थी वो 48% थी, जो कि बढ़ के 2010 के अंदर तकरीबन 84% हो गई है। कि इतनी तेज़ी के साथ जो कंपनीज हैं वो PMOs इस्टेब्लिश कर रही हैं ओवर द ईयर्स। इसके अलावा जो ग्लोबल इश्यूज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट से, सेवरल ग्लोबल डायनामिक्स आर फोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू रीथिंक देयर प्रैक्टिसेस, क्योंकि जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं और जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो भी चेंज होती रहती हैं। तो उसके हवाले से जो डायनामिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी ज़ाहिर है कि वो चेंज होते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मजबूर हैं कि वो रीथिंक करने पे, वो अपनी प्रैक्टिसेस को रीथिंक करती हैं, उनको रिफाइन करती हैं और नई बेहतर प्रैक्टिसेस के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर उनको अप्लाई करती हैं। टैलेंट डेवलपमेंट फॉर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम मैनेजर इज अ टॉप कंसर्न, कि उनको टैलेंटेड कैसे बनाया जाए प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजर्स को, कि उनके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो नोवेलिटी है, उसको हैंडल करने का जो स्किल है वो कैसे डेवलप की जाए। इसके अलावा गुड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज क्रूशियल इन टाइट इकोनॉमिक कंडीशंस, कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ज़ाहिर है पैसा सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर कहीं पे डिप्लॉय करना है किसी कंपनी ने, कोई मोबाइल कंपनी है, जैसे आप देख रहे हैं स्मार्टफोन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा, स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। तो कंपनीज के बीच में एक रेस है कि क्या फीचर्स नए इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, क्या नोवेलिटी उनके अंदर लेके आई जाए कि जो कम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कम्पीट किया जा सके। तो बहुत सारे जो नए मार्केट लीडर्स हैं वो मर्ज हो रहे हैं, जैसे चाइना बेस्ड आप देख रहे हैं कि हमारी मार्केट जो वो फ्लड है चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ। इवन स्मार्टफोन्स के अंदर ये कितने सारे एक ही जो इनकी मेन प्रोजेक्ट है उस पोर्टफोलियो के अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रन कर रही हैं।
और आगे भी उन्होंने अपनी फर्दर सब्सिडाइज बनाई हुई हैं और उनके बीच में ये कंपटीशन रहता है कि हम क्या नई चीज़ करें कि लोगों को उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, क्रूशियल है कि इकोनॉमिक कंडीशंस को सामने रखते हुए अ, उसके अंदर उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए कैसे बेहतर प्रोडक्टिविटी दी जा सके। बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स आर कोर कॉम्पिटेंसीज़। जैसे वो प्लान करना, शेड्यूल करना और कंट्रोल करना और एग्जीक्यूट करना कि ये वो बेसिक मैनेजमेंट कोर एक्टिविटीज हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो इनपुट है वो रिक्वायर्ड होती है या जो उनकी कॉम्पिटेंसी है वो डिपेंड कर रही होती है। ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू यूज मोर एजाइल अप्रोचेस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जो क्लासिकल हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, उनके ऊपर नहीं निर्भर किया जा सकता। नोवेलिटी ज़रूरी है। जो नई चीज़ें आ रही हैं, नोवेल वे में उनको कैसे यूज़ करना है। एजाइल बिल्कुल उसी से ये इमर्ज हुई है जैसे आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी एजाइल वो जो प्रोसेस मॉडल्स हैं उनको पढ़ा है। यहाँ पे आपने कहा कि आप फास्ट पेस के अंदर चीज़ों को कंप्लीट करते हैं, अडैप्ट करते हैं प्रोसेसेस को और उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग करते हैं और इस तरह की स्प्रिंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं और जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आप एजाइल अप्रोचेस को यूज़ करते हैं एडैप्टिव वे में ताकि जल्दी से जल्दी जो प्रोजेक्ट्स हैं एफिशिएंट वे में उनको कंप्लीट किया जा सके। बेनिफिट रियलाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज़ अ की मैट्रिक। ये वो वाला टेबल है, मैट्रिक है, जहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप टिक करते हैं कि क्या-क्या एक्टिविटीज़ कब-कब की जाएँगी तो हमें इसमें बेनिफिट होगा। तो इन सारी चीज़ों को जो रेगुलेट भी करता है या इसके लिए जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड करता है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से बॉडी है, जो कि वेल रिकॉग्नाइज्ड है। इसके पैरेलल भी बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे यूएस के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ज़्यादातर ये जो इस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, वो यूएस बेस्ड कंपनीज़ ही देती हैं, ये भी वहीं की है। लेकिन कुछ यूरोपियन बेस्ड जो कंट्रीज़ हैं, उनके अपने भी होते हैं, जैसे यूके वगैरह के अपने हैं और बाकी कंट्रीज़ भी अपनी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अपने स्टैंडर्ड्स भी बनाती है। लेकिन इन जनरल पूरी दुनिया के अंदर जो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, वो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, पीएमआई है। अच्छा जी, ये सेशन है खत्म होते जा रहा है। सेशन को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, तो जरा इसी को जो रिमेनिंग पोर्शन है वो उसके अंदर और हो जाएगा एट द एंड हम क्वेश्चन। ये सेशन में दोबारा पहले 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 करते हैं ठीक है जा रहे हैं तब तक मुझे नहीं पता कौन सी बात यार सामने पार करके दुकान के सामने मैं पार करना तो चला पापा कहाँ है
इधर भी नहीं है इधर नीचे दूसरे रखिए उसी को बताओगा अब यहाँ क्या इतने का आपका फैब है तब नहीं आपको होते कि निकालूंगा अब देखो एंड लोगों पे लगा मेरा अब है ना sufficient project experience agreed to follow a code of ethics and pass the PMP exam. तो उसको उसके लिए वो सर्टिफिकेशन की जाती है जिसके अंदर बेसिक उनको एथिक्स वगैरह कोड ऑफ एथिक्स वो सिखाए जाते हैं। बैंक बंद होता है उन चीज़ों के साथ उनको एग्री करवाया जाता है। उसकी एक अपनी लिस्ट है, कुछ आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, बाकी अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं उसकी PMI की वेबसाइट से। अच्छा, ये सेशन एंड होने जा रहा है तो इसी को आपने दोबारा फॉलो करना है। तो अभी मैं एंड करता हूँ, उसके बाद आप दोबारा सेशन को ज्वाइन करें। बंद हुई थी मीटिंग, अभी लगाई है मैंने। यार अटेंडेंस ले लेना और इसके फौरी बाद भी मुझे व्हाट्सएप कर देना। फिर हम कहते हैं कि जो PMP सर्टिफिकेशन है वो एक डॉक्यूमेंटेड सफिशिएंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप सर्टेन प्रिपरेशन के बाद अपेयर होते हैं एग्जाम के अंदर, और अगर आप वो सक्सेसफुल पास करते हैं तो आपको अवार्ड की जाती है, जहाँ पे मुख्तलिफ एथिक्स वगैरह आपको बताए जाते हैं और जो रिलेटेड नॉलेज है वो चेक किए जाते हैं। द नंबर ऑफ पीपल अर्निंग PMP सर्टिफिकेशन इज इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। इसको ऑलमोस्ट ये जरूरी हो गई है। PMI एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफर एडिशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स। फिर इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी हैं, जहाँ पर अगर आपने स्पेसिफिकली क्वालिटी को बेहतर करना है तो उसके लिए अपने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं पैराडाइज के, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे तो वो कौन से हैं। तो अगर आपने इसी तरह से रिक्वायरमेंट के भी अपने हैं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर फिर डिटेल रिक्वायर्ड होती है। तो मुख्तलिफ बॉडीज ऐसी हैं जो हर एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड उनका मटेरियल है। अगर आप उसको मास्टर कर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस है कि आप एक लीडर के तौर पे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम करते हैं। एंड देन जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बात हमें बता रही है कि 2011 तक 1993 से लेके कितना हर गुजरते साल के साथ जो है वो नंबर ऑफ PMPs बढ़ते चले जा रहे हैं। तो 2011 तक जो तकरीबन 4,67,390 लोग थे ऑलमोस्ट। तो अब यकीन से ज़्यादा होंगे। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑप्शन दी जा रही है और लोग बहुत ज़्यादा इसको टेक कर रहे हैं। लास्टली एथिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स की बात की गई है प्रोजेक्ट मैनेजर्स की, वहीं पे ये ज़रूरी है कि कुछ उसके अंदर मोरालिटी का होना, जो कि सेल्फ असेसमेंट के लिए भी और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है। कहते हैं कि ज़ाहिर है एथिक्स जो है अगर हम उनको डिफ़ाइन करें, इसको कहते हैं कि अगर बहुत ही आसान लफ्ज़ों के अंदर डिफ़ाइन करें तो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं that guide our decision making based on personal values of what is right and wrong. यकीनन ये इंडिविजुअल का प्रोरेगेटिव है कि वो उसको किस तरह से लेता है एथिक्स को। अगर तो वो एक अच्छा मॉरली हाई बंदा है तो यकीनन वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीजन कर सकता है। मतलब है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या राइट एंड रॉन्ग है कि फॉर एग्जांपल वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करे, वो ब्राइब ना ले किसी से। जैसे ये सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है कि टेंडर होता है
कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर भी गा रहा है, और जो सर्वेयर गवर्नमेंट के हैं वो भी उसको अप्रूव किए जा रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, बहुत सारी दूसरी जगहों के ऊपर भी है और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो एथिकली मॉरली इतना हाई हो कि वो राइट एंड रॉन्ग के अंदर बेहतर तरीके से डिसाइड कर सके, सफर ना करे, चीज़ों को इग्नोर ना करे, बल्कि क्वालिटी वाला को वो देखे। प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऑफन फेस एथिकल डायलेमास। अमूमन कहते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, वो इग्नोर भी करते हैं चीज़ों को, वो डंडे भी मारते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू अर्न पीएमटी सर्टिफिकेशन, एप्लीकेंट्स मस्ट एग्री टू पीएमआई's कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। तो वहाँ पे जो लिस्टेड है, एटलीस्ट उसको कहते हैं कि उसका पालन करना चाहिए। Several questions on the PMT exams are related to professional responsibility, including ethics. तो जब आप करने जाएंगे तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिस्टेड हैं जिसके साथ एग्री होना आपका, एटलीस्ट को फॉलो करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर फाइनली जो इस सारी चीज़ को आपको असिस्ट करती है, हेल्प करती है प्रोजेक्ट मैनेजर को, वो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनके अंदर आप सारे अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं और उसके अंदर आप अपना सारा वो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। There are hundreds of different products to assist in performing project management, लेकिन वो पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी रिक्वायर्ड है। बहुत सारी प्रोप्राइटरी है जहाँ पे पे करके आप उसकी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस उसका बाय करते हैं। वो पे डिपेंड करता है कि वो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। आपने 2-4 लोगों के लिए एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी स्मॉल लेवल की है, इंटरमीडिएट लेवल की है, या एक कॉर्पोरेशन के लिए आपने बाय करना है, तो वो प्रोप्राइटरी भी है, ओपन सोर्स भी है। ओपन सोर्स भी आपको मिल जाएंगे, उनके अंदर भी बहुत सारी ज़रूरी जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर चाहिए तो उसके लिए फिर एक फुल फ्लैज आपको जो एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी। जो आपको इसमें 3 कैटेगरीज दी गई हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर के टूल्स के लिए। लो एंड टूल्स, जहाँ पे आपको हैंडल करना है सिंगल या स्मॉलर प्रोजेक्ट। कास्ट नॉर्मली आपकी जो है वो $200 पर यूजर के हिसाब से, जहाँ पे आप देख रहे हैं चीज़ों को, आपका बजट लिमिटेड है, लेकिन आपको एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली उसको देखते हैं। मिड रेंज टूल्स के अंदर ये ऐसे टूल्स होते हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मली पर यूजर जो है वो इसकी कास्ट $200 से $1000 के बीच में होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट 2010 है, ये बड़ा पॉपुलर है इस कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा हाई एंड टूल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको एंटरप्राइज लेवल के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। ये लाइसेंस्ड होते हैं पर यूजर बेसिस के ऊपर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ही एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है, और इस तरह के बहुत सारे दूसरे हैं। अब तो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अगर इनको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी दूसरी ऑप्शंस भी सामने हैं। फाइनली कंक्लूड करते हैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन को, जो हमने 2 लेक्चर के अंदर कवर किया। समरी ये है कि हमने इसके अंदर समझने की कोशिश की कि जो प्रोजेक्ट है वो एक टेम्परेरी एंडेवर होता है which were undertaken to create a unique product, service or result. And then project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet the product requirements. And then program is a group of related project managed in a coordinated way. Portfolio management involves organizing and managing projects and programs as a portfolio of investment. Project managers play a key role in helping projects and organization success. The project management profession continues to grow and mature, and that's the end of the lecture. अगर आपको कोई questions हैं, you are welcome. जी बोलिए। स्टार्ट से पहले उसका परफेक्ट
जी बच्चों, do you have any queries? Yes. Anybody? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी नमान। सर ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये जो आपके पास मतलब है, ये अपलोड कर देंगे आप वहाँ पे, हम डाउनलोड श्योर कर लें? श्योर ये मैं करूँगा। इसको मैंने लिंक शेयर करूँगा आप लोगों के साथ ड्राइव पे रख के। तो एक लेक्चर ये जो आज वाला है इसको मैंने कंपाइल किया था, जो प्रीवियस है उसको कंपाइल करना रहता है। तो इन दोनों को करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह तरतीब से करते चलेंगे। चलें, सही है सर। आप अपलोड कर देना, क्योंकि काफ़ी लड़कों का कुछ ना कुछ फिर प्रॉब्लम बना रहता है, उस वजह से फिर वो जी ज़रूर अपलोडेड लेक्चर श्योर, चाहिए। मैं इंशाल्लाह इसको इस वीकेंड के ऊपर डाल दूँगा दोनों। थैंक यू सर। हाँ जी, चलिए ठीक हो गया। बाकी अटेंडेंस प्लीज़ मुझे भेजिएगा। ओके सर, मैं फॉरवर्ड।
काफी होती है